Question number 17. JKL are partners in a firm sharing profit in the ratio of 2:3:5. में तीन पार्टनर्स हैं, एक जे के और एल है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3:5. एल डाइड ऑन 30 जून. एल की डेथ हो जाती है बेटा 30 जून को एंड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट. कह रहे उसके हिस्से का प्रॉफिट, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, उसके हिस्से का प्रॉफिट जब वो डेथ हुआ था तब तक का हम कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और वो एवरेज प्रॉफिट होगा लास्ट 4 ईयर का. लास्ट 4 ईयर में ये प्रॉफिट हमें हुआ था बेटा, तो ये आप देखिए 4 साल का प्रॉफिट गिवन है, इसके एवरेज के बेसिस पे आपको 30 जून तक का प्रॉफिट निकालना है. कैलकुलेट एल शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ एंड द पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, और आपको इसकी जर्नल एंट्री भी करके दिखानी है. केस 1 में जे एंड के डिसाइड नॉट टू चेंज देयर फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ये कह रहे हैं कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हुआ है, तो क्या जर्नल एंट्री होगी, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज अगर हो जाए तब क्या जर्नल एंट्री होगी. तो सबसे पहले तो जर्नल एंट्री इन्होंने पूछा है और एल शेयर ऑफ प्रॉफिट भी पूछा है, तो दोनों काम करते हैं. पहले एल शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालते हैं हम लोग, उसके बाद बात करेंगे. एल शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, और ये एवरेज प्रॉफिट होगा बेटा लास्ट ईयर का, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर. लास्ट 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट. और प्रॉफिट की अगर बात करी जाए तो हमारे पास 45, 55, 65 और 75 हज़ार है. तो ये लिखा हमने जी 45 हज़ार, 55 हज़ार, 65 हज़ार. तो क्या है जी 45 हज़ार, 55 हज़ार, 65 हज़ार और 75 हज़ार. 4 साल के आपके सामने प्रॉफिट्स हो गए. 4 साल का टोटल करके एवरेज निकालो, बताओ टोटल कितना आ रहा है. 2,40,000. ऐसे डिवाइड कर दो बेटा 4 से, अब बोलो. तो ये आया जी 60 हज़ार. अब ये 60 हज़ार जब एवरेज आपने कर दिया, 4 साल से डिवाइड करा, तो ये 60 हज़ार ना 1 ईयर का प्रॉफिट है. कितने दिन का है? 1 ईयर का प्रॉफिट है. हमें कितने दिन का निकालना है? वो कहते हैं 30 जून को उनकी डेथ हो गई, तो हमारा जो ईयर स्टार्ट है देखो 1920 ऐसे करके लिखा हुआ है, इसका मतलब अप्रैल में स्टार्ट हुआ होगा सर. अगर अप्रैल से लेके जून तक की बात देखी जाए तब हमें प्रॉफिट निकालना है, तो हम यहाँ लिखेंगे एल शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ. एल शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ. तो ये प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ कितना आएगा जी? ये टोटल वैल्यू है हमारे पास 60 हज़ार. इस 60 हज़ार में एल का शेयर निकालना है और वो भी जून तक का निकालना है. तो अप्रैल, जून में कौन सी डेट है? 30 जून है, जून को भी काउंट करेंगे. अप्रैल, मई और जून 3 महीने का प्रॉफिट निकलेगा बेटा. और इसमें एल का जो प्रॉफिट शेयर था वो था जे के और एल. एल का शेयर है 5, यानी 5/, कितना है बोलो? 5/10. अब बताइए इसका प्रॉफिट शेयर कितना आ गया जी? कितना? 7,500 एल शेयर प्रॉफिट आ गया, यही आ रहा है. अब कहानी क्या है? अब इसके बाद हमें ना जर्नल एंट्री करनी है. सिचुएशन 1, पहली सिचुएशन उन्होंने दी, केस 1 दिया, और केस 1 क्या बोला? उसने बोला केस 1 में कि जे और के ने ये डिसाइड किया, जो पुराने पार्टनर्स थे पहले, उन पुराने पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये था. इसमें से ये तो रिटायर हो गए, ये डेथ हो गए, तो बच गया 2:3. ये कह रहे हैं नॉट टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी आज भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यही रहेगा. इसका मतलब न्यू रेशियो 4:2:3 है. सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी और गेनिंग रेशियो भी. समझ गए? तो अब अगर ये ऐसा रेशियो में कोई चेंज नहीं आता तो जर्नल एंट्री क्या होती है बेटा? तब इसकी हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस suspense account debited to profit and loss suspense account debit to L's capital account. ये पैसा L के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा
और ये अमाउंट होगा बेटा 7,500 का। ये इसकी जर्नल एंट्री होनी है बेटा केस 1 में। ठीक है जी। अब केस 2 की सिचुएशन अलग है। उसने बताया जी केस 2 में क्या हो रहा है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर चेंज कर रहे हैं। पार्टनर ने ये डिसाइड करा कि वो दोनों है ना, अब नया रेशियो क्या रखेंगे 3:2। तो अब प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट नहीं लिखना है, अब लिखना है गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग में ही इसी प्रॉफिट को एडजस्ट किया जाएगा। तो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा। आइए नीचे लिख लेते हैं, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकालते हैं। तो किसका किसका गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकालना है, एक जे का निकालना और एक के का निकालना। तो यहाँ लिखते हैं जे का ओल्ड शेयर और न्यू शेयर। बताओ बेटा ओल्ड शेयर जे का कितना था, जे का ओल्ड शेयर था 2/10। कितना था 2/10। और न्यू शेयर कितना है 3/5। ये जे का हो गया जी। दूसरे पार्टनर्स का नाम क्या है के का बताइए जी। ओल्ड शेयर कितना है 3/10 और न्यू शेयर कितना है 2/5। सही है। एलसीएम लेंगे कितना आएगा जी 10 आएगा, 2 आएगा और ये आ गया जी 6। तो -4/10 ये तो कर रहे हैं गेन, और जाहिर सी बात कोई डेथ करेगा तो पुराने पार्टनर्स गेन ही करते हैं। उसके बाद आइए यहाँ पे लिखेंगे 10 और ये आ गया जी 3 और ये हो गया आपका 4। ये भी -1/10, ये भी क्या कर रहे हैं बेटा, ये भी कर रहे हैं गेन। बताओ इतनी बात समझ में आ गई, ये दोनों गेन कर रहे हैं। तो अब जर्नल एंट्री क्या बनती है, जर्नल एंट्री बनती है गेनिंग पार्टनर्स डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। गेन कौन कर रहा है, जे कर रहा है, तो आप लिखेंगे जे इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहाँ लिखा जी जे इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और उसके बाद के है तो यहाँ पे लिखेंगे जी के कैपिटल अकाउंट डेबिट डेबिटेड टू, क्या नाम है बेटा इसका एल, तो एल कैपिटल अकाउंट। ठीक है। इसका जो अमाउंट था, एल का जो अमाउंट था वो अमाउंट था 7,500 रुपये। बेटा इसी 7,500 को आपको रेशियो में बांट देना है 4:1 में। 7,500 को ही 4:1 यानी 4/5, 7,500 को ही 1/5 में बांट देंगे जी। ये आया जी 1,500 रुपये और ये आ गया बेटा 6,000। तो दो केसेस में ये जर्नल एंट्री थी। ठीक है जी, समझ में आ गई बात। आ जाओ, आइए बेटा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18। एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन अ फर्म, दे एग्री ऑन दी फॉलोइंग। एक्स और वाई पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में अभी बात नहीं करी, लेकिन कह रहे हैं ये दो पार्टनर है और उन दोनों के बीच में ये हुआ है कि एक्स इज एंटाइटल्ड 500 पर मंथ सैलरी। एक्स को सैलरी मिलेगा और साथ में क्या मिलेगा एक्स को बेटा, कमीशन में मिलेगा 10% का। किस पे मिलेगा, नेट प्रॉफिट पे, आफ्टर चार्जिंग सैलरी, बस बिफोर चार्जिंग कमीशन। कह रहे जी आपको जो भी प्रॉफिट अर्न किया उसमें से पहले आप सैलरी दे देना, उसके बाद जाके आप कमीशन निकालना। वाई इज एंटाइटल्ड सैलरी, और वाई को भी क्या मिलेगी जी, सैलरी मिलेगी, लेकिन टुगेदर विद कमीशन, कमीशन के साथ में, और ये कमीशन होगा नेट आफ्टर चार्जिंग सैलरी, ऑल कमीशन। ठीक है जी। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन बट बिफोर चार्जिंग सैलरी इज 60,000। आपको कहा प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बहुत इजी क्वेश्चन है। आइए जी क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 अब्दुल्ला पीछे, क्वेश्चन नंबर 18 में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं बेटा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आइए बनाइए बेटा साथ साथ में। ठीक है जी। आइए बेटा इसमें सबसे पहले जो जो गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है आपके सामने, आपके सामने गिवन है बेटा प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन और सैलरी, बिफोर कमीशन और सैलरी से पहले का प्रॉफिट है, और ये प्रॉफिट है बेटा, आप इसे आप लिखते हैं नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट की वैल्यू है आपके लिए 60,000 रुपये। फिर डेबिट साइड जाएंगे आप, डेबिट साइड में पार्टनर्स को देनी थी सैलरी, तो यहाँ पे लिख लीजिए जी पार्टनर्स, पार्टनर सैलरी लिख दीजिए जी।
पार्टनर्स का नाम बताइए बेटा, एक्स और वाई। अब बताइए एक्स को कितनी सैलरी देनी थी, एक्स को देनी थी 500 पर मंथ के हिसाब से। तो 500 पर मंथ के हिसाब से 12 महीने की जो सैलरी बन रही है बेटा वो तो बन रही है 6,000 रुपये। और वाई को जो सैलरी देनी है 3,000 रुपये पर एनम है ये, तो सीधा वाई की सैलरी हम यहाँ पे लिख देते हैं जी 3,000 रुपये। इसके बाद क्वेश्चन ने बोला कि आप इसे कमीशन दे दीजिए, तो यहाँ पे लिखिए जी पार्टनर्स कमीशन। ठीक है बच्चे, पार्टनर्स कमीशन में भी आपका नाम एक्स और यहाँ पे वाई करके आएगा। एक्स के लिए कमीशन आपको निकालना है और उसके बाद लास्ट में जो बचेगा उस प्रॉफिट को बांट देंगे, तो थोड़ा सा स्पेस दे देना है प्रॉफिट और प्रॉफिट बांटने के लिए, और उसके बाद आ जाना है वर्किंग नोट पे। हाँ, ये जो सैलरी थी 500 उससे मल्टीप्लाई किया था, ये ऐसे गिवन है 3,000 ही, कोई मल्टीप्लाई नहीं किया, 3,000 पर एनम ही सैलरी है। अब वर्किंग नोट में आएंगे बेटा, वर्किंग नोट में ध्यान रखना है आपको निकालना है कमीशन। तो किसका कमीशन निकालने वाले हैं, सबसे पहले आप कमीशन निकालेंगे जी एक्स का कमीशन। तो यहां लिखेंगे एक्स कमीशन इज इक्वल टू, एक्स कमीशन इज इक्वल टू, अब कमीशन के लिए आप क्या करेंगे, क्वेश्चन ने बोला कि कमीशन आपका 10% है, तो हमने यहाँ पे 10% लिखा। बिफोर चार्जिंग कमीशन है बट आफ्टर चार्जिंग सैलरी है, तो टोटल जो प्रॉफिट है आपका वो 60,000 है। आफ्टर चार्जिंग सैलरी इसका मतलब ये दोनों माइनस करने हैं आपने, बिफोर कमीशन इसको माइनस नहीं करना है। तो 60,000 में से ये 9,000 रुपये आपको माइनस करने पहले, यहाँ लिख दिया जी मैंने 60,000 माइनस का लिख दिया आपके लिए सामने 9,000 रुपये, और ये वैल्यू आ गई जी 51,000 का 10%, तो ये हो गया जी 5,100 रुपये आपका एक्स का कमीशन, और इस एक्स के कमीशन को आप यहाँ पे 5,100 लिख दीजिए। प्रॉफिट सैलरी चार्ज करने के बाद दे रखी है, अच्छा आफ्टर चार्जिंग सैलरी दे रखी थी, हाँ सही बात है, मैं इसको बिफोर समझ के पढ़ गया मैंने, आफ्टर दे रखा था। तो 60,000 इसको सही करते हैं बेटा पहले, तो ये जो आपने 60,000 यहाँ पे लिख रखा है ना, इस 60,000 में वापस से ऐड करते हैं, और ऐड क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे वाई सैलरी, क्यों वाई सैलरी हमने ऑलरेडी माइनस कर दी थी, वाई की माइनस करी थी, किसकी करी थी, बट आफ्टर चार्जिंग सैलरी बोल रखा है, यानी सारी सैलरी हमने माइनस कर रखी थी 60,000 में से, तो वापस से ये सैलरी जो है हम ऐड कर देते हैं। सैलरी कितना ऐड करेंगे, 9,000 रुपये, ये लो जी, अब कितना हो गया ये 69,000। ठीक है, वापस से आओ, यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट दे रखा है ना, देखो यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट आता है ना वो बिफोर सैलरी बिफोर कमीशन आता है, और क्वेश्चन ने क्या दे रखा है, क्वेश्चन ने दे रखा है आफ्टर चार्जिंग सैलरी है, तो इसमें वापस से सैलरी ऐड करेंगे। आफ्टर चार्जिंग मतलब इसको माइनस कर रखा है, तो हमने इसे वापस से सैलरी ऐड कर दी, वापस सैलरी ऐड करने के बाद ये वैल्यू हो गई। और अब ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा, जब यहाँ पे आए एक्स के कमीशन पे आए, तो एक्स के कमीशन में हमें टोटल अगर देखा जाए बिफोर सैलरी लेनी थी, तो हम या तो इसको 69 लिख के -9 कर ले, या डायरेक्ट ही 60,000 लिख दें, ठीक है, तो जैसा आप चाहें, या डायरेक्ट आप यहां से स्टार्ट कर से 60,000 लिख के भी काम चला सकते हैं। कितना आया बेटा, ये आया वैल्यू आपका 6,000, ठीक है, एक्स का कमीशन। या तो आप यहां से एक्स के कमीशन को डायरेक्ट यहां से कैलकुलेट करना स्टार्ट करें एक्स कमीशन, या फिर आप इस तरीके से भी माइनस करके भी दिखा सकते हैं। आइए अब आते हैं जी वाई की कमीशन पे, वाई के कमीशन पे, वाई का कमीशन क्या कहता है जी, वाई कहते हैं जी ये भी 10% है, लेकिन आफ्टर चार्जिंग सैलरी भी है, आफ्टर चार्जिंग कमीशन भी है। तो जब कमीशन आफ्टर चार्जिंग है तो जो रेट है बेटा वो इसमें प्लस कर देते हैं, और यहाँ पे वैल्यू लेते हैं, कितना लेंगे, 69,000 का टोटल प्रॉफिट था, जिसमें से 9,000 रुपये सैलरी के हटा दीजिए, और कमीशन के भी हमने 6,000 रुपये ये भी हटा दीजिए। आफ्टर चार्जिंग लेना है, वाई के बारे में
वाई का जो कमीशन है, लिखा है वाई इज एंटाइटल्ड सैलरी टुगेदर विद द कमीशन 8% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन। तो आफ्टर चार्जिंग सैलरी और कमीशन के लिए हमने क्या करा, सैलरी माइनस करा और कमीशन भी माइनस कर दिया। ठीक है जी, कितना परसेंट है, 8% है। अब बताओ सॉल्व करके, 8/108 और ये 60 में से 6 गए, 54,000। इसे सॉल्व कीजिए बेटा। जी बताइए, अभी सही है ये? वापस से बताइए जी, समझ में आया, क्वेश्चन आया समझ में? सबसे पहले इस क्वेश्चन को डिकोड यही करना है। देखो ये बहुत कम इस टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला काम यही है कि बैलेंस शीट को एनालाइज करना है और बैलेंस शीट के बाहर की कुछ इन्फॉर्मेशन। अब बैलेंस शीट में ये प्रॉफिट 84 है लेकिन बैलेंस शीट में 24 है, इसका मतलब हुआ कि 60,000 का प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके। ठीक है जी। अच्छा सर, बैलेंस शीट में अगर ये 84,000 होता है, इसका मतलब हमने कितना डिस्ट्रीब्यूट किया था, 1 रुपये भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था, तो ओपनिंग कैपिटल निकालते वक्त प्रॉफिट का कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे अगर प्रॉफिट नहीं होता, ये यहाँ पे 84 और यहाँ पे 1 रुपये का भी प्रॉफिट नहीं होता, इसका मतलब कितना डिस्ट्रीब्यूट कर चुके, पूरा का नहीं, जीरो नहीं सर, पूरा 84,000 डिस्ट्रीब्यूट कर चुके। 84 का प्रॉफिट है और बैलेंस शीट में एक भी प्रॉफिट नहीं, इसका मतलब कितना डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसलिए बैलेंस शीट में नहीं दिख रहा। अब डिस्ट्रीब्यूट हो गया यानी कैपिटल में ऐड हुआ होगा। और इसी तरीके से यहाँ पे देखो ड्राइंग है लेकिन बैलेंस शीट में कहीं ड्राइंग नहीं है। ड्राइंग अगर बैलेंस शीट में होता भी है तो एसेट साइड होता है बेटा। अगर ड्राइंग ये है और बैलेंस शीट में नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ऑलरेडी कैपिटल से माइनस हो चुका। तो ये दोनों ड्राइंग कैपिटल से ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं और ये प्रॉफिट जो 84 है उसमें से 60,000 ऑलरेडी माइनस हो चुका, वो प्लस हो चुका। तो अब हमने क्या किया, हमने सबसे पहले क्या किया, हमने निकाला ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए क्लोजिंग कैपिटल लिया और ड्राइंग वापस से ऐड कर दिया। अब प्रॉफिट जितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ था उसको भी हमने क्या करा बेटा, माइनस कर दिया। किस रेशियो में किया, 1:1, क्योंकि क्वेश्चन में रेशियो गिवन नहीं है प्रॉफिट का। फिर आगे जी हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए, तो ये ओपनिंग कैपिटल था, ओपनिंग कैपिटल पे 5% और इसका भी ओपनिंग कैपिटल निकाल के इसका भी 5% निकाला। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे आ गए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में गिरी का जो वैल्यू है वो 2,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से दिया हुआ है, तो 24,000 रुपये हो गए। एवरेज पीरियड, क्योंकि हर महीने इक्वली विड्रॉ कर रहा है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो एवरेज पीरियड इसका 6.5 है। और कितना परसेंट इंटरेस्ट लगाना था, 5%। कितना आ रहा है बेटा इसके बाद, 650। ठीक है जी। दूसरे पार्टनर्स का नाम क्या है बेटा, गोलू। गोलू ने कितना विड्रॉ किया था, 15,000 रुपये। अच्छा, 15,000 रुपये विड्रॉ किया ड्यूरिंग द ईयर, कोई डेट वेट मेंशन नहीं है, तो इसका एवरेज पीरियड होता है 6/12, 6 महीने का एवरेज। जिस क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग मेंशन नहीं होता तो उसका 6 महीने का निकालेंगे और इंटरेस्ट कितना परसेंट लेंगे, 5% ही लेंगे। कितना आएगा बेटा ये बताओ तो जरा, 325। बस इतना ही सवाल था क्या क्वेश्चन का? हाँ जी, उन्होंने हमसे क्या पूछा था, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पूछा था जी, वो हमने कर लिया जी। बताइए कोई सवाल है इसमें, चेक कर लिया सही है? आओ जी नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19। 19 एक बार खुद से रीड करिए पहले। GT Limited made the first call of ₹5 per share on its 50,000 equity shares on 1/9/2024। कह रहे GT लिमिटेड जो है बेटा वो फर्स्ट कॉल अपना मांग रही है 50,000 इक्विटी शेयर्स पे। रिंकी अ शेयर होल्डर्स होल्डिंग अ 1,500 शेयर्स पेड द सेकंड एंड फाइनल कॉल। उसने क्या करा, फर्स्ट कॉल के साथ साथ सेकंड एंड फाइनल कॉल के भी पैसे दे दिए अलॉन्ग विद द फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल में सेकंड एंड फाइनल कॉल जो है वो 3 रुपये का है। आपको जर्नल एंट्री करके दिखानी है, एक फर्स्ट कॉल की, सेकंड कॉल की और कॉल्स इन एडवांस की अकाउंट भी बनाना है। तो फटाफट फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री कर लो बेटा। पहले तो फर्स्ट कॉल को ड्यू करो। क्वेश्चन नंबर 19, सबसे पहले आते हैं जी फर्स्ट कॉल।
कितने का है? फर्स्ट कॉल 5 का है, और सेकंड एंड फाइनल कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल सेकंड एंड फाइनल कॉल 3 रुपए का है बेटा। फर्स्ट कॉल 5 रुपए का, सेकंड एंड फाइनल कॉल है हमारे पास 3 रुपए का। ठीक है बेटा। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ शेयर है 50,000। उसके बाद एक पिंक की है, इसमें क्या नाम है इसका, रिंकी। रिंकी के पास कितने शेयर है? 1500 रुपये। इसने हमें एडवांस दिया जी, ये मैंने थोड़ा समराइज कर दिया यहाँ पे। अब आते हैं जी जर्नल एंट्री पे। सबसे पहले फर्स्ट कॉल की जर्नल एंट्री करेंगे, उसका डेट भी मेंशन है, तो जर्नल एंट्री करते वक्त उसके डेट ज़रूर लिख देना बेटा। 1/9/2024, 1/9/2024 लिखेंगे जी। कौन सा शेयर है ये भी देख लीजिए, इक्विटी शेयर। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर्स 50,000 है और फर्स्ट कॉल है बेटा 5 रुपए का, तो ये वैल्यू हो गई आपकी 2.5 लाख की। क्या ये सही है? नहीं नहीं, पूरा लिखना बेटा। आप वो पेपर में कैसे लिखना है, टॉपर वाला उसका ना, जो लास्ट ईयर जिनके 100 आउट ऑफ 100 आए होंगे, उसका सीबीएसई का ना पेपर पड़ा रहता है, वो कैसे लिख रहे थे वो एक बार देख लेना, आपको खुद समझ में आ जाएगा शॉर्ट में लिख सकते कि नहीं। तो मेरा तो मशवरा ये बेटा, नहीं लिखना है। और ये तैयारी एग्जाम में नहीं करनी, ये अभी करनी है। अभी प्रैक्टिस करो कि इक्विटी पूरा लिखें, इक्विटी शेयर ऐसे नहीं लिखना। अभी से स्पीड बनाओगे तभी हो पाएगा, वहां पे तो दिमाग में आएगा ही नहीं, वहां पे शॉर्ट में ही लिखाएगा अगर अभी शॉर्ट लिखा तो आपने। और फिर डिपेंड करता है टीचर के ऊपर, अगर दे दिए तो अच्छी बात है यार, लेकिन उसके पास चांसेस हैं 0.25 0.5 काटने के लिए, उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो काट सकते हैं। ठीक है, तो बेहतर है कि आप ऐसे करें। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट, कितना बेटा? 2.5 लाख, 2.5 लाख। बताओ जी, ये वैल्यू सही है क्या? ठीक। अब इसके बाद जब हमने रिसीव करने की बात करी, तो हमने जर्नल एंट्री करा सर बैंक अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट में लिखेंगे जी इक्विटी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल अकाउंट। और फर्स्ट कॉल के साथ साथ हमारे पास कुछ पैसे फाइनल कॉल के भी आ गए, जिसे हम लोग लिखेंगे कॉल्स इन एडवांस के नाम से, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट के नाम से। ठीक है जी। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू कॉल्स इन एडवांस। अब यहाँ पे अगर मैं बताऊं आपको कितने शेयर्स के पैसे आ गए, तो सबसे पहले इक्विटी शेयर्स को समझिए। इक्विटी शेयर के फर्स्ट कॉल के जो पैसे थे वो मैंने मांगे थे 2.5 लाख रुपए। इसमें किसी ने कोई डिफॉल्ट नहीं किया, ये पूरे 2.5 लाख रुपए मुझे दिए गए हैं, किसी ने भी डिफॉल्ट नहीं किया। अच्छा, कॉल्स इन एडवांस की बात करें तो कॉल्स इन एडवांस जो था ना वो बेटा, वो 3 रुपए के हिसाब से था, यानी फर्स्ट सेकंड एंड फाइनल कॉल 3 रुपए के हिसाब से था। और इस पर सिर्फ 1500 शेयर होल्डर्स ने, जिसके बाद 1500 शेयर्स हैं, सिर्फ उसी ने एडवांस दिया। तो इस हिसाब से मेरे पास सिर्फ 4500 रुपये एक्स्ट्रा आए। अब इसको ऐड अगर मैं कर दूंगा तो 2,54,000, 2,54,000 ये 500 हो जाएगा, बस यही तो होगा। बताओ जी, क्लियर है ये? अब आइए जी नेक्स्ट। अब कॉल्स इन एडवांस की अगर मैं एंट्री कर रहा हूं फर्स्ट कॉल में, तो जब सेकंड एंड फाइनल कॉल को ड्यू करूंगा, आइए यहां पे लिखिए इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट। कोई प्रीमियम वगैरह नहीं है बेटा हमारे पास, ड्यू की एंट्री हो गई।
ड्यू में क्या होगा बेटा, टोटल 50,000 इंटू का 3, और ये वैल्यू हो गई जी आपके 1.5 लाख। फाइनल कॉल की वजह से फाइनल कॉल के ड्यू में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये एंट्री ऐसी की ऐसी ही रहेगी जैसे पहले होती थी, सिर्फ रिसीव करने के टाइम पे पैसे कम आएंगे। यहां पे जब रिसीव होगा तो हम लिखेंगे बेटा बैंक अकाउंट डेबिट। जो पैसा ऑलरेडी मिल चुका है वो दोबारा तो नहीं मिलेगा। क्या मिल चुका, तो कॉल्स इन एडवांस, कुछ पैसे हमें वक्त से पहले मिल चुके थे वो दोबारा नहीं मिलेंगे, बैंक में कम आएगा। और ये जो डेबिट आपने किया था उसे आप क्रेडिट कर देंगे टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, फाइनल कॉल अकाउंट। वैल्यू की बात करूं मैं आपसे तो ये तो टोटल है बेटा आपका 1,50,000। इसमें ऑलरेडी आपको मिल चुका था 4500 रुपये, ये नहीं मिलेगा। कितना मिलेगा फिर, 1,00,000 1,45,500। सही है ये बस ध्यान रखना है कि ये कॉल्स इन एडवांस जब इन्होंने पैसे दिए थे तो ये मेरे लिए लाइबिलिटी था, मैंने क्रेडिट कर दिया था। आज वो डेट आ गई कॉल्स इन एडवांस को एडजस्ट करने की, तो ये डेबिट हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, क्वेश्चन कहता है कि जी ये जर्नल एंट्री करने के बाद आप कॉल्स इन एडवांस का अकाउंट भी बना के दिखाइए। तो आइए जी बनाइए, कॉल्स इन एडवांस का फॉर्मेट तैयार कीजिए। यहाँ लिखिए जी कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, ये लीजिए कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। बनाइए जी कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। उसके बाद हमारे कॉल्स इन एडवांस यहाँ पे आपको क्या करना है, लेजर बनाना है। तो कॉल्स इन एडवांस यहाँ क्रेडिट है बेटा, तो क्रेडिट साइड जाके हम बैंक अकाउंट लिख देंगे। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में आए और हमने लिखा जी बाई बैंक अकाउंट, बाई बैंक अकाउंट, और ये टोटल वैल्यू आ गई थी 4500। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि मान लो ये क्वेश्चन में यहाँ पे ना एरियर भी होता, ठीक है, तो ये एरियर का अमाउंट क्या यही कॉल्स इन एडवांस वाला अमाउंट है, वो तो नहीं है, समझे। तो कॉल्स इन एडवांस का है, अगर लेजर बना रहे हैं आप तो क्रेडिट में जाके आप क्या लिखोगे, बैंक। ये पैसा बैंक में जुड़ा हुआ होगा, एरियर में नहीं जुड़ा हुआ है आपका पैसा, तो बाई बैंक लिख दिया जी। अब दूसरी जर्नल एंट्री में यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस डेबिट है, तो इसके डेबिट साइड जाके क्या लिख देंगे, इक्विटी शेयर। तो भाई डेबिट साइड आगे हम यहाँ लिख रहे हैं इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, और ये वैल्यू भी कितनी है बेटा 4500। इसको हमने क्लोज कर दिया और ये ख़त्म हो गया जी, यहाँ पे लिख दिया जी 4500, यहाँ पे भी आ गया जी 4500। बताइए समझ में आ गई बात ये। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। इसी में डिबेंचर्स इंटरेस्ट के बारे में भी क्वेश्चन है आपके सामने। On 1st April 2023, जीतू लिमिटेड issued a 40 लाख रुपीज के साथ है बेटा 8% डिबेंचर ऑफ ₹50 each at 10% डिस्काउंट रिडीमेबल आफ्टर 4 years एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। कह रहे जी इशू तो हमने डिस्काउंट पे किया, रिडीम हम प्रीमियम पे करेंगे। इंटरेस्ट ऑन दीज डिबेंचर्स पेड हाफ ईयरली, और इन डिबेंचर्स पे हम इंटरेस्ट ना हाफ ईयरली पे किया करेंगे। कब हाफ ईयरली पे करेंगे बेटा, सितंबर में पे करेंगे और एक मार्च में पे करेंगे। जर्नल एंट्री करनी है आपको, जर्नल एंट्री आपसे बोली जा रही है एक तो इंटरेस्ट का करके दिखाइए, बस हमसे इंटरेस्ट बोला है लेकिन हम ऐसा करते इशू की भी करते हैं और इंटरेस्ट दोनों कर लेते, तो हमें दोनों याद आ जाएंगे। इशू की एंट्री भी कर लेते हैं। इसी में और वाला क्वेश्चन है बेटा ये, चलिए जी इशू की एंट्री बताओ, बोलो। डिबेंचर इशू की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर
एप्लीकेशन अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। उसके बाद इसकी सेकंड एंट्री क्या होती है बेटा? इसकी सेकंड एंट्री होती है डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। और डिस्काउंट पे आप इशू कर रहे हो, रिडीम प्रीमियम पे कर रहे हो, तो जब रिडीम प्रीमियम पे करते हो तो डेबिट में क्या आता है बेटा? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है जी, ये इसकी इशू की जर्नल एंट्रीज है। इसमें अमाउंट भी फटाफट लिख लेते हैं। 40 लाख रुपए का डिबेंचर आपने इशू किया था, तो भाई 40 लाख रुपए का आपका डिबेंचर्स था टोटल। इस 40 लाख पे आपने 10% का डिस्काउंट दिया था, तो 40 लाख के डिबेंचर्स पे 10% का डिस्काउंट देंगे तो ये आएगा जी 36 लाख रुपए। 4 लाख रुपए का डिस्काउंट हो गया जी। बताओ बात समझ में आ गई? और यही वैल्यू यहाँ पे भी आ जाएगी बेटा 36 लाख। प्रीमियम और रिडम्पशन और डिबेंचर कितना परसेंट है बेटा? प्रीमियम है 5%, तो ये 5% इसका होता है। 5%, 40 लाख का 5% हो गया जी 2 लाख रुपए। कितना हो गया ये? 2 लाख। तो अब इसे डेबिट को बैलेंस कर लीजिए, इधर 36 है इधर 42 है, तो डिफरेंस कितना आया बेटा? ये आपका ये डिफरेंस आ गया जी आपका 6 लाख रुपए का डिफरेंस आ गया। ये इशू की जर्नल एंट्री है, एक्स्ट्रा कर दी हमने। अब इंटरेस्ट का पूछ रहे हैं, ये साल में 2 बार इंटरेस्ट की एंट्री और लास्ट में उस इंटरेस्ट को पीएनएल अकाउंट में लिखने की जर्नल एंट्री। आओ जी, क्वेश्चन ने बताया 1 अप्रैल को हमने इशू किया था सर, तो मैंने डेट भी डाल देता हूं यहाँ पे 1 अप्रैल। अब 1 अप्रैल के बाद जो डेट आएगा वो आएगा जी 30 सितंबर की डेट। यहां लिख लो जी 30 सितंबर 2023। 30 सितंबर 2023 इस दिन हम इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे। क्या करेंगे सर? लिखेंगे डिबेंचर इंटरेस्ट या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, दोनों लिख सकते हैं बेटा। आप लिखेंगे डिबेंचर इंटरेस्ट, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। ठीक है जी। टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, ये इसकी एक एंट्री होगी बेटा। वापस से आते हैं, यहां पे दोबारा एंट्री करेंगे हम। ये होगा डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करने की एंट्री। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। तो ये 1 सितंबर में हमने कर दिया। अब यही एंट्री कब होगी बेटा? 31 मार्च 2024 में भी होगी सेम एंट्री। हाँ जी, यही सेम एंट्री करेंगे हम। अब इस टाइम जब एंट्री कर रहे होंगे हम, तो हमें चाहिए होगा इंटरेस्ट का अमाउंट। और 31 मार्च में एक और एक्स्ट्रा एंट्री होती है बेटा पीएनएल अकाउंट में इन खर्चे को लिखने का, तो इसे कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। अब आइए जी वर्किंग नोट पे एक छोटा सा वर्किंग कर लेंगे, छोटा सा बस। और इस वर्किंग नोट में क्या करेंगे बेटा? निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। डिबेंचर्स की वैल्यू है टोटल 40 लाख। बेटा कितने पे इशू हुआ इससे कोई मतलब नहीं। जो डिबेंचर्स आपने क्रेडिट यहाँ पे किया था, यहाँ जो क्रेडिट किया है वही आएगा बेटा यहाँ पे।
और कितना परसेंट था ये था 8%। ये लगता है ये इंटरेस्ट में जो डिबेंचर्स के आगे गिवन है 8% डिबेंचर, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे भी लिख लो 8% डिबेंचर। तो इस 40 लाख पे 8% डिबेंचर निकालेंगे, लेकिन हम 6 महीने का निकालेंगे, 2 बार दे रहे हैं साल में, 6 6 महीने पे, तो कितना आ जाएगा सर ये 1 लाख, 1,60,000 रुपये का इंटरेस्ट आ जाएगा। अब इस 1,60,000 को बच्चा पार्टी यहाँ पे लिख लीजिए, 1,60,000 ये है, यहाँ पे भी आ गया जी 1,60,000, ये भी वैल्यू होगी जी आपकी 1,60,000, यहाँ पे लिख दिया जी 1,60,000। चलिए जी सब जगह लिखते चलिए 1,160। ये भी आ गया बेटा 1,60,000। अब यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट लिखेंगे जो भी था 3,20,000, 1,60 के 2 बार करके आपने दे दिया, तो ये साल के एंड में पीएनएल अकाउंट में चला जाता है। अब आप देखो खुद से करो तो मान लो आपने अभी यहाँ पे करा, लेकिन जब खुद से करें तो कोशिश करें कि नरेशन भी लिखें, फॉर्मेट भी पूरा बनाएं, ये बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आप सोचो यार पेपर तैयार हो जाएगा तो फिर तो करते ही रहेंगे, सारा टाइम तो इसी में चला जा रहा है, तो फॉर्मेट कौन बनाएगा, पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फॉर्मेट तो बाद में देख लेंगे, नरेशन तो सेम ही होता है, कभी भी लिख लेंगे, ये काम नहीं करना। तैयारी पहले करना है, एग्जाम में जाके नहीं करनी है काम। आओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। पूजा, सीमा, मीनू और पार्टनर इन शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द इक्वल रेशियो। देखो यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा है इक्वल रेशियो, ध्यान रखना कभी मिस हो जाए। फ्रॉम लास्ट ईयर ड्यू टू मेडिकल रीजन सीमा डिवोट लेस टाइम इन द बिजनेस। कि पिछले साल सीमा ने वक्त बिजनेस में कम दिया था। फाइनली पूजा और मीनू डिसाइड टू रिड्यूस हर शेयर्स इन द प्रॉफिट विद सीमा एग्रीड। उन्होंने डिसाइड ये किया कि हमें इसका जो प्रॉफिट शेयर है ना चेंज करना है। किसका प्रॉफिट शेयर चेंज कर देना है सर? सीमा का चेंज करना, और इसके लिए सीमा तैयार भी है। लो लिखो किस चीज की। फ्रॉम लास्ट ईयर ड्यू टू मेडिकल रीजन, इन्होंने तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे ये, और उसके बाद रेशियो चेंज हो जाने बाद ये हो रहा है, पहले 1:1:1 था, 3 पार्टनर्स थे तो 1:1:1 था, और अब रेशियो 2:1:2 है, यानी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्वेश्चन है ये आपके सामने। ये कहते हैं कि जी हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है बुक्स में यानी बैलेंस शीट में पहले से 45,000 रुपए का है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 15,000 डिक्रीज। पहले जितना भी मार्केट वैल्यू था उसमें से 15,000 रुपये मार्केट वैल्यू अभी कम है। मतलब आप ये समझ लो कि जो आपका इन्वेस्टमेंट है, इसमें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा कहीं गिवन है क्या? नहीं है। कह रहे मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई। कितने से कम हो गई जी? 15,000। अगर इन्वेस्टमेंट की 15,000 से कम हो गई है, ये लॉस हो गया, इस लॉस के लिए ही तो हमने ये रिजर्व रखा है, ये फंड हमने इसी के लिए तो रखा है बेटा। तो ये लॉस जो है इस फंड से एडजस्ट हो जाएगा, हाँ या ना? आगे कहते हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट है। डेबिट का मतलब क्या है? ये भी क्या मेरे लिए लॉस है। फिर कहते हैं गुडविल की वैल्यूड है, ठीक है जी। प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज भी गिवन है। कहते हैं आपको ये जर्नल एंट्रीज करके दिखाइए जब ये एडजस्ट हो रहा है, जब ये क्वेश्चन है। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन में समझना है कि क्वेश्चन इसके लिए क्या कह रहा है। पहले आप ध्यान से इस क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ के देखो। क्या क्वेश्चन ने कहा कि इन्वेस्टमेंट का जो फंड है डिस्ट्रीब्यूट करना है कि नहीं करना? क्या क्वेश्चन कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है या एज इट इज नेक्स्ट बैलेंस शीट में भी रखना है? अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है तो इसका मतलब कि आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो बचा हुआ है बांट दीजिए, लॉसेज जो है बांट दीजिए, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट भी बांट दीजिए। लेकिन अगर क्वेश्चन कहता है कि आप इसकी जर्नल एंट्री एक सिंगल जर्नल एंट्री में करें और ये सारी चीज़ें एज इट इज़ नई बैलेंस शीट में भी रहनी चाहिए, तो इन सब के लिए एक वन सिंगल एंट्री होता। लेकिन इस क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ नहीं कहा। इस क्वेश्चन में बस आपको ये फंड की वैल्यू दी और कुछ भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो बेटा इन सब की अलग अलग एक एक करके हम लोग जर्नल एंट्री कर देंगे। आइए जी, तो एक क्या एंट्री करेंगे? पहले आते हैं इन्वेस्टमेंट वाली बात पे। क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा? 20। क्वेश्चन नंबर 20 में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आपका डेबिट होता है बेटा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। जितने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई थी वो यहाँ आएगा बेटा, और जो भी बच गया वो हम बांट देंगे कितने पार्टनर्स में, टोटल 3 पार्टनर्स। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की अगर मैं बात करूं तो 45,000 है, लॉस है 15,000 का, तो यहाँ पे आएगा बेटा 45,000, ये आएगा आपका 15,000, और इसको अगर हम बांट देंगे तो पूजा, सीमा और मीनू में बांटेंगे जी। यहाँ लिखेंगे जी पूजा, ये आएगा जी सीमा, और ये है जी मीनू, यही है ना। तो पूजा कैपिटल अकाउंट, उसके बाद जी सीमा कैपिटल अकाउंट, और मीनू का क्या है बेटा, मीनू भी कैपिटल अकाउंट। जो बच गया है बेटा वो बच गया है, तो न्यू रेशियो में नहीं बढ़ता है, किस रेशियो में बढ़ता है, ओल्ड रेशियो में। तो बचा कितना, 30,000 रुपये। इस 30,000 को अगर हम बांटेंगे तो ये 10,000 इनके हिस्से में आएगा, 10,000 यहाँ पे आ गया बेटा, और 10,000 यहाँ पे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट पार्ट ये हो गया जी। फर्स्ट जर्नल एंट्री इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, ये जर्नल एंट्री होगी जी आपकी फर्स्ट। अब आ जाइए जी सेकंड जर्नल एंट्री पे। सेकंड में कहते हैं कि हमारे पास ये डेबिट बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस होना मतलब बेटा क्या, लॉस है, और लॉस को अगर आप 21,000 को बांटेंगे तो उससे कैपिटल कम हो जाता है। कैपिटल कम हो जाएगा तो इन तीनों के कैपिटल को आप क्या करोगे सर, डेबिट कर दोगे। आओ जी यहाँ पे कर दो आप डेबिट, इन तीनों के कैपिटल को हम डेबिट करेंगे। आप भी एंट्री कर लो बेटा, ये हम डेबिट कर रहे हैं, और क्रेडिट में लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की वैल्यू है 21,000 रुपये। 21,000 को भी ओल्ड रेशियो में बांट देंगे तो ये ओल्ड रेशियो कितना आएगा सर, 7,000 इसमें आ गया जी, 7 इसका आ गया, और 7,000 ये हो गया जी। ठीक है जी। अब आ जाइए सर थर्ड, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 1,20,000। कह रहे जी गुडविल वैल्यूड हुआ है। अब गुडविल को क्या करते हैं, गुडविल की जर्नल एंट्री के लिए आपको गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा जी। गुडविल का एडजस्टमेंट होता है गेनिंग सेक्रीफाइसिंग में, तो वो स्पेस छोड़ देना है, जब गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकालेंगे तब एंट्री कर देंगे इसमें। उसके बाद आ जाइए जी फोर्थ जर्नल एंट्री पे, अभी करेंगे गुडविल वाला। फोर्थ में कहते हैं प्रॉफिट हुआ है रीवैल्यूएशन की वजह से, और वो प्रॉफिट है कितना जी, 39,000 प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट की बांटने की एंट्री करोगे तो कैपिटल जो है आपका बढ़ जाएगा, तो कैपिटल बढ़ेगा तो बेटा कैपिटल को तो आप क्रेडिट कर दोगे। ये लो जी यहाँ पे कैपिटल को हमने क्रेडिट कर दिया, और रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं। कुछ भी नहीं अभी लिखा है मैंने थर्ड में बेटा, थर्ड तब करेंगे जब गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे। अभी रीवैल्यूएशन वाली एंट्री कर रहे हैं, तो रीवैल्यूएशन की वैल्यू कितनी थी, 39,000, तो हमने लिखा जी 39,000, इसे इक्वल बांट देंगे। बोलिए सर कितना आएगा, 13,000 आ गया जी। अब एक जनरल एंट्री क्वेश्चन नंबर 3 का, इसमें जो थर्ड पॉइंट है उसके लिए हमें फिर वर्किंग बनाना पड़ेगा बेटा। ठीक है जी, वर्किंग बताइए कैसे निकलेगा, क्या नाम है इसका, पहला नाम है पूजा। कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग शेयर, कि कौन कौन गेन कर रहा है और सेक्रीफाइस कर रहा है, उनके शेयर निकाल लें जी। सबसे पहले आ जाते हैं जी पूजा पे, पूजा की वैल्यू देखते हैं। पहले पूजा का जो शेयर था बेटा वो 1/3 हुआ करता था, ओल्ड में से न्यू को मैं माइनस कर रहा हूं, और अब है 2/5। 2/5 एलसीएम अगर लें तो बेटा 15 आएगा, और ये 5 - 6 ये आ गया जी माइनस का 1/15। और माइनस में आ जाए जब ओल्ड में से न्यू को माइनस करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं गेन। पूजा के बाद हमारे पास दूसरे पार्टनर्स का नाम क्या है बेटा, सीमा, नाम है सीमा। पहले प्रॉफिट शेयर था 1/3, और अभी इसका प्रॉफिट शेयर है 1/6। सीमा का प्रॉफिट शेयर कितना है, 1/5। हाँ जी 1/5।
एलसीएम ले लेते हैं, ये भी आ गया 15, ये 5, ये 3, तो ये आ गया जी 2/15। तो इसने क्या किया सर, इसने किया है सर सेक्रीफाइस, पूजन, सीमा ने। सीमा के बाद कौन है, मीनू। मीनू, मीनू के पास जो शेयर हुआ करता था पहले 1/3 था बेटा, और अभी का जो शेयर है वो 2/5 है, यही है ना। 15, 5 माइनस 6 माइनस का 1/15, इसने भी क्या किया बेटा, गेन किया। तो इसमें दो पार्टनर हैं जो गेन कर रहे हैं और एक जो है सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या होता है इसकी एंट्री, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। आई जी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। गेनिंग में कौन है जी, पूजा है, तो यहाँ पे लिखिए जी पूजास कैपिटल अकाउंट, पूजा कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्या लास्ट पार्टनर का नाम मीनू, मीनू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सीमास कैपिटल अकाउंट। बोलो बच्चे, समझ में आ गई बात। अब इसकी वैल्यू की बात करें तो गुडविल शेयर जो है पूजा का, कहाँ है गुडविल की वैल्यू कितनी है सर, 1,20,000। उसमें पहले मैं निकाल लेता हूँ सीमा का शेयर, सीमा शेयर ऑफ गुडविल 1,20,000 का 2/15। बताइए बेटा कितना आ रहा है, करो सॉल्व करके बताओ इसको। तो ये आ गया जी 16,000। अब 16,000 ये दोनों गेन जो है बराबर बराबर कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे इसका 16,000 है, और इन दोनों में बराबर बांट देंगे बेटा, 8,000 इसमें आ जाएगा और 8,000 इसमें आ जाएगा। बताइए बात समझ में आ गई आप लोग को। चलिए, तो ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 20। अब आओ 21 पे फटाफट। 21 क्या कहता है जी, एक्स वाई जेड वर इक्वल पार्टनर इन अ फर्म। यहाँ पे भी देखो रेशियो हमारे पास इक्वल है, दो पार्टनर्स हैं। ड्यू टू हैवी लॉसेस दे डिसाइड टू डिसॉल्व दियर फर्म, पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। वाई पेड द रिलाइशन एक्सपेंसेस 1800। कि वाई जो है ना उसने रिलाइशन एक्सपेंसेस पे किया। मतलब ये डिसोल्यूशन की जर्नल एंट्री आपसे पूछ रहे हैं ये, कि वाई पेड द रिलाइशन एक्सपेंसेस 1800 फ्रॉम द फर्म्स कैश, बिजनेस के कैश में से निकाल के, फॉर विच ही वॉज टू गेट रेम्यूनरेशन, जिसके लिए इसको 1,500 रुपये रेम्यूनरेशन मिला। अब ये रेम्यूनरेशन क्या इंक्लूडिंग रिलाइशन एक्सपेंस है क्या, बोलो पहले, क्या ये रेम्यूनरेशन इंक्लूडिंग रिलाइशन एक्सपेंस है, सोचो और बोलो 2 मिनट के लिए। बेटा यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, उसने ये बोला कि वाई पेड द रिलाइशन एक्सपेंसेस, वाई ने रिलाइशन एक्सपेंस दिया, फॉर विच ये खर्चे उठाने के लिए, जिम्मेदारी के लिए, ही वॉज टू गेट रेम्यूनरेशन ऑफ 1,500 फ्रॉम द फर्म। अब ये जो रेम्यूनरेशन है, अब यही समझना है इसमें इंक्लूडिंग है या नहीं है। नहीं है। अगर आप ये मान रहे हैं कि भैया इंक्लूडिंग नहीं है, तो इसकी 2 एंट्री है, एक तो ये पे करने की एंट्री, फर्म के कैश से पे करा जो, और दूसरा ये रेम्यूनरेशन हम उसको देंगे उसकी एंट्री। थोड़ा सा यहाँ पे लैंग्वेज में मुझे जहाँ तक लग रहा है कि थोड़ा सही से लैंग्वेज फ्रेम नहीं किया गया है, जिसकी वजह से ये सही नहीं बन रहा है क्वेश्चन। थोड़ा सा उनको यहाँ पे बताना था कि ये क्या है, ठीक है। तो ये अजम्पशन से ही कर सकते हो। देखो बेटा, यहाँ ये मान के चलिए कि ये जो 1,800 रुपये की जिम्मेदारी वाई को दी गई थी कि ये जो रिलाइशन एक्सपेंस है आप बेयर करोगे, हम आपको रेम्यूनरेशन देंगे। रेम्यूनरेशन जो दे रहे हैं ना वो इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस है, ये इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस है ये, ठीक है। इसका मतलब ये जो कैश जो हम इसको दे रहे हैं, ये ना फर्म से कैश दिया, सॉरी, विच ही वॉज टू गेट, जो इसने पे किया उसके बदले में हम इसको देने वाले थे। अब इसको
क्या हमने क्या बोला था कि भैया आपका जो भी खर्चा होगा वो कर देना, हम आपको कितना देंगे, कितना देंगे, 1500 रुपये। उसने खर्चे तो किए, लेकिन उसने पे कहां से कर दिया, मेरे ही कैश से। ये जिम्मेदारी उसकी खुद की थी, फॉर्म से नहीं देना था, ये उसको अपने पॉकेट से देनी चाहिए थी, दे दिया हमारे बिजनेस से। तो एक बात बताओ, यहां तक पढ़ के बताओ, ये जो वाई का रेम्यूनरेशन का एक्सपेंस जो दिया है वाई ने, क्या ये बिजनेस का एक्सपेंस है? ये बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, ये वाई का पर्सनल एक्सपेंस था, लेकिन ये पे किसने कर दिया, बिजनेस के पॉकेट से गया। तो भाई बिजनेस के पॉकेट से अगर गया तो इसकी जर्नल एंट्री देखो, हमारे पास से पैसे गए तो हम तो यहाँ पे बैंक या कैश करके लिख देंगे, बैंक या फिर कैश अकाउंट। लेकिन ये हमारे बिजनेस का नहीं है बेटा, हम तो वाई के पास से पैसे मांगेंगे, वाई के कैपिटल से एडजस्ट करेंगे ये। तो हम यहाँ लिखेंगे वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, और ये वैल्यू हम कितना रखेंगे बेटा, 1800 रुपये, जो हमारे बिजनेस से डिडक्ट कर लिए गए। तो ये जर्नल एंट्री है इसकी। समझ में आ गई बात? अब आते हैं इसी पे दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं कि सर हमें जो उसको पेमेंट करने थे वो आप करते हैं, पहले हम उसके कैपिटल से कम कर देते हैं, फिर हम उसको 1500 रुपये दे देंगे। तो ये जो हम 1500 रुपये उसको दे रहे हैं, ये हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है, क्योंकि हमने उसे तय किया था। तो हम लिखेंगे डेबिट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स को। आप कुछ भी देंगे बेटा तो कैश बैंक करके नहीं लिखते, उसका कैपिटल बढ़ाते हैं या फिर उसका कैपिटल कम करते हैं जब उनसे कुछ लेना होता है। और ये वैल्यू कितनी की है सर, ये है सर 1500 रुपये की। समझ में आई बात? ये फर्स्ट हो गया जी। सेकंड, ये फर्स्ट समझ में आ गया सभी को? सेकंड पे आ जाइए। सेकंड क्या कहता है जी, सेकंड कहता है क्रेडिटर। कौन सा? अ क्रेडिटर ऑफ 10,000, एक क्रेडिटर जिसका ना 10,000 रुपये हमारे ऊपर बाकी है। एक्सेप्टेड स्टॉक, उसने हमसे 7,000 वाला स्टॉक ले लिया एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। कह रहा है ये जो 7,000 का स्टॉक है आप हमें दे दो, लेकिन 10% डिस्काउंट करके देना। यानी वो 7,000 रुपये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, उसमें से 10% माइनस करवा रहा है वो, और कहता है बैलेंस आप जो है वो कैश में दे देना। तो भाई देखिए ऐसा है कि क्रेडिटर जो है ना, वो हमारे पास क्रेडिटर है टोटल कितने का, 10,000। उसने बोला सर अब अपना स्टॉक दे दो। हमारा स्टॉक कितने का है, 7,000 का। वो कहता है इस 7,000 में ना मुझे डिस्काउंट भी दो। क्या मांग रहा है वो, डिस्काउंट कितना परसेंट, 10%। तो इसका मतलब वो 700 रुपये माइनस करके ये कितना वैल्यू लगाया उसने, 6,300 रुपये लगाई वैल्यू। कह रहे जी आपको 10 देने थे, आप 10 ना दो, आप 7,000 वाला स्टॉक दे दो, लेकिन हम वो 7,000 नहीं मानेंगे, हम उसे कितने का मानेंगे, 6,300 का मानेंगे। तो बेटा 10 में से 6,300 गए, कितना बचा बेटा, बोलो जल्दी, 3,700। ये 3,700 रुपये वो हमसे कह रहा है कि आप ऐसा करो कैश में दे दो। वो 3,000 रुपये क्या मांग रहा है, कैश में। आप जर्नल एंट्री करनी, क्रेडिटर कभी कोई स्टॉक ले जाए, एसेट्स ले जाए, लाइबिलिटी एसेट से एडजस्ट होता है, उसकी कोई एंट्री नहीं होती, लेकिन इस क्रेडिटर को कैश जो दे रहे हैं उसकी तो एंट्री करनी पड़ेगी ना सर। तो एंट्री क्या करेंगे सर, लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 3,700। बताइए जी, बात समझ में आ गई? ये जर्नल एंट्री हम लोग करेंगे उसकी सेकंड के। आइए जी नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास कि देयर वाज अ स्टॉक ऑफ 40,000। कह रहे जी स्टॉक हमारे पास 40,000 का है, एक्स टू ओवर द 50% ऑफ द स्टॉक। एक्स जो है वो कह रहे जी इसका 50% स्टॉक हमें दे दीजिए, और वो भी 20% के डिस्काउंट पे, और बैलेंस स्टॉक को हमने प्रॉफिट पे बेच दिया। इसको खुद से करो तो पहले बेटा, उसके बाद मैं बताऊंगा, पहले खुद से करो। बहुत अच्छा है, ये कई बार कर रखा है इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने। स्टॉक हमारे पास टोटल 40,000 के,
स्टॉक जो है हमारे पास वो टोटल है जी 40,000 रुपये का, और 50% एक्स लेके जा रहे हैं। तो अगर मैं इसका 50% करूं जो कि 20,000 है, ये कौन मांग रहा है बेटा? ये एक्स ले रहा है, ठीक है जी। अब इसमें से उसने बोला कि जी हमें ना डिस्काउंट दे दो जी। कितना परसेंट डिस्काउंट है सर? 20% डिस्काउंट भी ले रहे हैं वो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू जो 20% के बाद अगर आप देखोगे तो 4,000 तो डिस्काउंट हो जा रहा है, तो ये वैल्यू कितनी की हो गई? तो एक्स ना ये स्टॉक लेके जा रहा है और वो हमें दे कितना रहा है? सिर्फ 16,000 रुपये। कह रहे बाकी जो बच गया, तो भाई 40,000 का 50% वो ले गया ना, तो बच कितना गया? तो यहाँ पे बैलेंस अमाउंट है, ये भी 20,000 बच जाएगा सर, वो 50% ही बचेगा। अब इसको हमने प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, तो ऐड कर देंगे सर जो प्रॉफिट आप बेच रहे हैं। तो कितना प्रॉफिट पे बेच रहे हैं? 20%। 30% के प्रॉफिट पे बेचेंगे तो 6,000 रुपये हो जाएगा। टोटल कितना हो गया सर इसका? ये हो गया जी 26,000 रुपये का सेल हो गया। समझ में आ गई बात? अब इसकी जर्नल एंट्री हमें करके दिखानी है, और कुछ है नहीं। तो जो पार्टनर लेके जा रहा है बेटा, उसका तो कैपिटल कम हो जाएगा। उसका कैपिटल अगर कम करना है तो पार्टनर्स को हमें डेबिट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। हाँ जी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। और जो कैश में बिक के आएगा उसके लिए भी कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। और क्रेडिट में आएगा जी रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि एसेट जब भी रियलाइज होता है तो प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होता है। ये हो गया सर। अब वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो रिलाइजेशन अकाउंट एक्स कैपिटल की जो वैल्यू है वो तो है 16,000 की। कैश और बैंक की जो वैल्यू है वो है 26,000 रुपये की। और टोटल वैल्यू कितनी है सर? ये है जी 42,000 की। अलग अलग भी कर सकते हो एंट्री, कोई दिक्कत नहीं, और एक साथ भी कर सकते हो एंट्री। समझ गए? आइए जी नेक्स्ट इसी में। अब्दुल्ला पहले ये कर लो उसके बाद वो कर ले, कोई बात नहीं, पहले ये कर लो उसके बाद करवा देता हूँ। अ बिल विच हैड बीन डिस्काउंटेड थ्रू द बैंक। कह रहे जी एक बिल जो है हमने बैंक से डिस्काउंट करवाया था। एक बिल बैंक से क्या करवाया था? डिस्काउंट। अब देखो बिल डिस्काउंट करवाना, बिल ऑफ एक्सचेंज करके एक चैप्टर हुआ करता था पहले, वो आप लोगों ने पढ़ा नहीं उसको। बिल ऑफ एक्सचेंज कहाँ पढ़ा आप लोगों ने? नहीं नहीं, 2 साल पहले हुआ करता था। हाँ 11th में हुआ करता था 2 साल पहले। डिस्काउंटेड बिल के बारे में, तो आपको ये डिस्काउंटेड बिल नहीं समझ में आएगा, तो आप इतना समझिए कि एक चेक जो है वो डिसऑनर्ड हो रहा है। एक चेक क्या हो रहा है? डिसऑनर्ड हो रहा है। बिल क्या होता था पहले? हम बैंक में कई बार ना वक्त से पहले, जैसे एक चेक है किसी पे 10,000 का चेक है और उस पर लिखा हुआ है डेट दिसंबर का, और अभी मैं अगस्त में खड़ा हूँ और लिखा हुआ डेट कब का है उस पर। अब मुझे पैसे की ज़रूरत है आज, तो मैं बैंक के पास जाऊँगा, बैंक को बोलूँगा कि भाई साहब ये चेक रख लीजिए, कुछ पैसे डिडक्ट करके आप मुझे दे दीजिए। वो बैंक इसलिए मुझे दे देगा क्योंकि उसने मुझे 4 महीने पहले मुझे पैसे अगर दे रहा है तो उसका थोड़ा बहुत वो काट लेगा बिफोर पेमेंट करने का। उसको कहते थे हम लोग डिस्काउंट करवाना। ठीक है जी। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि जी हमने डिस्काउंट करवाया था बैंक से, बाद में जो चेक हमने उसको दिया ना वो कैंसिल हो गया। तो अब बैंक क्या करेगा? हमारे अकाउंट से पूरे 10,000 रुपये डिडक्ट कर देगा। कितने कर देगा? 10,000 रुपये। उसको तो हमें अब 10,000 चुकाने पड़ेंगे। अब बैंक को हमें 10,000 रुपये देने पड़ रहे हैं, लेकिन फाइनल डिविडेंड वॉज 50%। जिसका वो चेक था उसके पास जब मैं गया पैसे मांगने के लिए, वो कह रहे जी मेरे पास तो पैसे है नहीं, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितना दे सकता हूँ? सिर्फ 50% ही दे सकता हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में दो बात है, हमारे पास दो बंदे खड़े हो गए। एक बंदा वो बैंक जिसने मुझे वक्त पे मदद करी थी, लेकिन आज उसको मुझे कितना वापस करना पड़ेगा? पूरे 10,000। दूसरा बंदा वो है जिसका ये 10,000 रुपये था, मैं उससे पैसे मांग रहा हूँ कि यार तेरा चेक तो कैंसिल हो गया, अब मुझे तो 10,000 रुपये दे दे। अब वो कह रहे जी हाथ खड़े कर लिए उसने, मेरे पास तो पैसे नहीं, मेरे पे तो सिर्फ 5,000 रुपये है। तो अब यहीं पे समझना है, पहले ये 10,000 रुपये की आपकी एक लाइबिलिटी अराइज हो गई। आप ये समझो एक लाइबिलिटी है जो आप पे कर रहे हो, आप पे कर रहे हो, ये आपके लिए क्या है बेटा? नुकसान है। पॉइंट नंबर कौन सा था ये? 4। तो देखिए बेटा पॉइंट नंबर 4 में एंट्री आप करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि आपका नुकसान है।
तो आप लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। ये हो गया जी आपका 10,000 रुपये जो बिल आपका कैंसिल हुआ या जो चेक कैंसिल हुआ उसके बदले में आपने किया है ये एंट्री। दूसरा, जिसने वो चेक दिया था, जो बिल दिया था, उससे आप पैसे मांगने गए। अब तो वो तो आपका एसेट्स है, आप उससे पैसे मांग रहे हो, कह रहे जी पैसे तो पूरे नहीं हैं, तो मैं जितने हैं वो दे दो सर। तो उसने बोला जी 50% तक है, तो कैश अकाउंट डेबिट कर दिया। जो मिल गया वही अच्छा है, जो भी मिल जाए आपके लिए रिलायशन अकाउंट में तो क्रेडिट ही होगा ना सर। एसेट से कोई भी पैसे आ जाए क्या लिखेंगे उसे, क्रेडिट में ही तो लिखेंगे आप। कितना मिल रहा है, पूरा 10,000 क्या आधा मिल रहा है सर, तो यहाँ पे 5,000 रुपये लिख दिया। समझ में आई बात। नरेशन आप लिखेंगे तो बीइंग बिल डिसऑनर्ड लिखेंगे, बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड। यहाँ पे क्या नरेशन लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि भाई लास्ट में जो उसने पे किया है फाइनल डिविडेंड रिसीव फ्रॉम ड्रूई। बस इतनी सी बात लिखनी है आपने, ये एंट्री होगी जी।